ओके, सो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन। ये अभी जो जून का एग्जाम हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से यूनिट वन में बन सके। तो यूनिट वन में जितने क्वेश्चन आए हुए थे लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने उसमें से निकाल लिए हैं पेपर में से, और उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारा यूनिट वन और यूनिट सेकंड का ही टाइम चल रहा है। सो आई होप आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे दोनों यूनिट। और सो यूनिट वन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में जून 2023 में, उनको मैंने कंपाइल करके आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आर दी प्रीवियस क्वेश्चन आर रेलेवेंट और नॉट, उनको भी डिस्कस कर लेंगे और टाइम टेबल अंडरस्टैंड कर लेंगे आने वाले टाइम के लिए हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। यस। सो हियर इज द क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, देन आई विल एक्सप्लेन विद द आंसर। ओके, यू कैन जस्ट टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स आल्सो जो भी आपका आंसर है विद द क्वेश्चन नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर बने तो ये जस्ट टेक्स्ट लाइक फर्स्ट सी या फर्स्ट बी, जो भी आपका आंसर है ऐसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच ईयर वाज द बुक दैट इज थ्योरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस पब्लिश्ड। बेसिकली यहाँ पे इस बुक के अंदर इन्होंने ये जो जिसके द्वारा बुक लिखी गई दैट इज नेम इज रुथ एलिजाबेथ, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसमें इन्होंने सोशल वर्क की जो भी हम प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, जितने मेथड्स हैं, ओके, सोशल वर्क, सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और अदर, उनके बारे में चर्चा की और बताया है बेसिकली किस प्रकार से हम सोशल वर्क प्रैक्टिस करते हैं, उसको लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस बुक रिटन बाय रुथ एलिजाबेथन स्मेली एंड विच इज इन 1967। यहाँ पर 1961 नहीं है, 67 है। और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, बट आंसर जो आंसर की में आया हुआ है दैट इज 1964, आप इसको मार्क कर सकते हैं। बट आई फाउंड दिस, ये आई थिंक गलत है। मैंने ये बुक को देखा हुआ है बट उसमें जो पब्लिकेशन डेट लिखा हुआ है दैट इज 1967। ओके, बट यू कैन मार्क दिस 1964। आई डोंट नो, ये आई थिंक गलत है। बट आंसर की में यही आंसर दिया हुआ था जो आप लोगों ने देखा होगा शायद। कितने लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, अभी नहीं दिया एक बार भी? एनीवन फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में? कोई नहीं है। ओके, आप सभी ने एग्जाम दिया हुआ है ना? So the right answer, yes, yes, आती है। okay. So this book that is Theory for Social Practice, written by the Elizabeth in 1967. But option is you can mark C because this is the answer is written there, but the right answer will be 1967. ओके, इसको आप लिख लेना अभी नोट्स के अंदर। अपूर्वा, ओके, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ओके, तो आपको मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आंसर जो है गलत दिए हुए हैं आंसर की में। ठीक है, तो आगे उसको ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है ना, क्योंकि कभी कभी जो है जो आंसर होता है वो उसमें दिया नहीं रहता, आंसर की में गलतियां रहती हैं एक दो क्वेश्चन में से हर एक पेपर में। ठीक है, और ये जितने भी ऐसे बुक्स के नेम होंगे या जो फैक्चुअल डेटा है, बुक ऑथर का नाम होगा, उनको आप लिखते जाना। एक मैंने कंपाइलेशन पीडीएफ दिया होगा, कंपाइलेशन फोल्डर में आप चेक करना, बहुत सारी पीडीएफ है वहाँ। ओके, तो इसमें एक मैंने बुक्स एंड ऑथर का भी कंपाइलेशन दिया है। तो उसमें ये चूंकि नया क्वेश्चन है, जून 2023 में आया हुआ था, तो उसमें ये नहीं होगा। उसको आपको लिख लेना, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा लेकिन आप भी साथ में लिखते जाना, या अलग से आप ए फोर पेपर में ये जो भी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके यूनिट में नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब किसी यूनिट में नहीं रहेगा सिलेबस में। सो इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, आने वाले टाइम पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कुछ सिलेबस के अंदर नहीं है उसको आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। तो लगभग ऐसे हर एक पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। पहले इसको समझिए आप क्या लिखा हुआ है, ये एसएस क्वेश्चन है। ओके, आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
और रीजन जो है सही एक्सप्लेन करता है असर्शन को नहीं। ओके, और जो लोग भी लास्ट वाले बैच से जुड़े हुए हैं, हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो है थोड़ा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, कैसे आगे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, फॉर द न्यू दिसंबर एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, दोनों पेपर के लिए टाइम टेबल क्या पैटर्न है। ओके, किस प्रकार से तैयारी करना है, उन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में असर्शन दिया है यहाँ पर इंडिजिनियस सोशल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। सी सोशल वर्क का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में सोशल वर्क जो है इन्वॉल्व होता है या प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या कई बहुत सारे। सो लाइक इंडिजिनियस सोशल वर्क की यहाँ पर चर्चा की है, दैट रिक्वायर सेंसिटिविटी टू द लोकल कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। रीजन दिया है कि एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनियस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। आंसर दीजिए सब लोग। एंड प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ABC का कैसे लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजिनियस सोशल वर्क? एंड द सेकंड रीजन यहाँ पर लिखा है एक टर्म, दैट इज एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनियस सोशल वर्क। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म दी गई हैं, आपको पता होना चाहिए एथनोसेंट्रिक क्या होता है और इंडिजिनियस सोशल वर्क क्या होता है। इंडिजिनियस सोशल वर्क का मतलब होता है कि वर्किंग विद द इंडिजिनस कम्युनिटी, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके साथ काम करना। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से नेसेसिटी फॉर द सोशल वर्कर। अगर हमको उनको जानना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर कल्चर, उनका कल्चर बैकग्राउंड किस प्रकार का है, क्या ट्रेडिशंस है, क्या कस्टम्स है। ओके, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। So as a social worker, we should be very careful, be very sensitive about their unique culture, their traditions, their way of life, their historical context. So that is called indigenous social work. As a social worker, we practice in different sectors. For the indigenous social worker, we should be very sensitive about the local culture, context of the people that we are working with. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा यहाँ लिखा है एथनोसेंट्रिक, बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं ये एथनो एथनोसेंट्रिज्म, ये टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टर्म जो है एग्जाम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, एनीवन? हम्म। ऑपोजिट, विपरीत, आई थिंक। आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं काउंटर प्रगति का मीनिंग बोलने लगी थी। एथनोसेंट्रिक आई थिंक जो वहाँ के लोकल एथिक्स को जानता हो, कल्चर को जानता हो। ओके ओके। सी देखो यहाँ पर लिखा है एथनो स्टेट रीजन, पढ़िए रीजन लिखा है एथनोसेंट्रिज्म फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म है एथनोसेंट्रिज्म से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि ऐसा बिलीफ, एथनो मतलब एथनिसिटी को लेकर के, लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कल्चर को, अपनी एथनिसिटी को सुपीरियर मानेंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ओके, अपने कल्चर को, अपनी एथनिसिटी को सुपीरियर मानना। ओके, टू द अदर्स व्हेन वी कंपेयर विद द अदर्स, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, मतलब फोकस करना अपने साइड में इन टर्म्स ऑफ द एथनिसिटी। तो उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, बेसिकली द बिलीफ दैट आवर वन कल्चर, आवर वन बिलीफ और अपनी एथनिसिटी दैट इज सुपीरियर टू द अदर्स। सो व्हेन वी अप्लाई दिस एथनोसेंट्रिज्म इन सोशल और प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, सही से हम इनफेक्टिव तरीके से, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो एक इनफेक्टिव होगी। एज ए सोशल वर्कर अगर आप इस कंसेप्ट को समझे, एथनोसेंट्रिज्म को अगर इसको आप फॉलो करेंगे सोशल और प्रैक्टिस के अंदर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने कल्चर, अपने बिलीफ को जो है सुपीरियर मान रहे हैं इन कंपेरिजन टू दी अदर, तो आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सोशल प्रैक्टिस। कहीं कहीं ना कहीं आप बायस रहेंगे और इनफेक्टिव तरीके से हेल्प करेंगे, सही से हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सेंसिटाइज नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, सुपीरियर मान रहे हैं दूसरे के। सो दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एथनोसेंट्रिज्म फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क, अगर आप इस प्रकार का सोशल वर्क करते हैं जिसमें आपका एक काइंड ऑफ एक इन्फ्लुएंस डेवलप कर रखा है, अपनी एक बायसनेस है उसके अंदर, ओके, तो वो प्रैक्टिस इनफेक्टिव होगी, सही से आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो दैट वुड बी द काउंटर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही लिखा है। दोनों में किसी को डाउट तो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट में?
सर रीजन वाला समझ नहीं आया पूरा। सी इसमें लिखा है कि एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही सोशल वर्कर हैं, आप इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। एंड इसमें लिखा है कि इस प्रकार का इंडिजिनस सोशल वर्क जो कि एथनोसेंट्रिक है। एथनोसेंट्रिक मतलब है कि जहां पर आप अपने कल्चर को सुपीरियर मान रहे हैं, दूसरे को कमतर मान रहे हैं, एक को ऊपर एक को नीचे मान के देख रहे हैं। अगर बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल होता है सोशल वर्क का कि सबको बराबर मानना, okay? तभी हम सही से वर्क कर पाते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सोशल वर्क के, जो आपने पढ़े होंगे थ्योरी में, कि हर एक क्लाइंट या बेनिफिशियरी या पर्सन जो है ओके, उसको उसी भी रूप में मानना जैसा वो है। किसी प्रकार का प्रेजुडिस जजमेंट नहीं रखना चाहिए उसके उसके रिगार्डिंग पहले से किसी प्रकार का। तो वो आपका, इसका मतलब है कि एथनोसेंट्रिज्म इसको आप फॉलो करेंगे तो जो आपका जो वर्क होगा वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, सही से आप वर्क नहीं कर पाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा उनको। ओके। समानता की भाव अगर नहीं होगा, जैसे ये जो कंसेप्ट बताता है एथनोसेंट्रिज्म का कि समानता का भाव नहीं है, यहाँ पर आप एक कल्चर को सुपीरियर मान रहे हैं, दूसरे को इंफीरियर मान रहे हैं। तो अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर जो है, जो आपका वर्क होगा वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, मतलब आप सही से हेल्प नहीं कर पाएंगे, मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों ना कहीं ना कहीं इसमें पैसनेस रहेगी, जो प्रैक्टिस होगी वो इन्फेक्टिव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बिलीफ लेकर चलते हैं कि आवर वन कल्चर इज सुपीरियर टू द अदर कल्चर। क्लियर है? जी सर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग हैं, आपस में जुड़े नहीं है। यहाँ पर सिंपल बात की जा रही है एथनो इंडिजिनस सोशल वर्क की, और यहाँ पर एक अलग टर्म दी गई है उसको लेकर के। ओके, तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी दैट वाज स्टार्टेड इन द लंदन? बताइए। सर इनका नोट्स में सभी का फुल फॉर्म नहीं है ना। किसका नहीं? इसका जैसे COS लंदन का है, और अदर USA का, तो सी उसमें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी करके ही लिखा हुआ है। सी देखो, बहुत सारी चीजें जो है तो नोट्स के इसमें अंदर। डाउट हो गया था मेरा एग्जाम में, मैंने कहा यार इसका कौन सा करूं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इसलिए इसमें क्वेश्चन मेरा होते गलत। हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट सिलेबस से नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीजें डिटेल में पूछ ली जाती हैं, है ना। इसलिए मैं उसको आपको पेपर करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ है पैटर्न में। यूनिट 1 से अगर हम देखेंगे तो उन चीज को ऐड किया जाएगा उसमें नोट्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो नोट्स पहले थे वही नोट्स आपको दिए जाएंगे, उनमें चेंजेस मैंने किया हुआ है और वो देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, हम लोग जो पढ़ते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में कि कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, इसका क्या वर्क है, क्या पर्पज था। ओके, बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते थे। अभी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका ओरिजिनल जो नेम क्या था, स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया गया था इसका नाम क्या था। ओके, तो इस चीज को आपको याद करना है, मैंने इसको ऐड कर दिया है नोट्स के अंदर। दैट इज दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्या राइट आंसर क्या होगा? सोसाइटी फॉर ये होगा सर, ये लंदन सोसाइटी ऑर्गेनाइज चैरिटी रिलीफ एंड रिफ्रेशिंग मेडिसिन। सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ एंड प्रेसिंग इन दी। सर ए होगा इसमें, ए। इसका ये आंसर है, लंदन ये सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ सर, एंड रिप्रेसिंग मेडिकेसी। ओके, ये कैंसिल। आंसर शीट के हिसाब से सर यही है, पहला नहीं, है। यही है। सी इसमें बेसिकली यहाँ पर लंदन उन्होंने आगे लिख दिया है, कुछ पेपर के अंदर जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें लंदन पीछे लिखा हुआ है। बाकी सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंडिकेंसी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कहीं कहीं पर जो है लंदन आगे नहीं लिखा है, पीछे लिखा हुआ है, बाकी का सही है, तो आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सीएस सोसाइटी को क्यों बनाया गया था, एनीवन नो? व्हाट द पर्पस ऑफ जस्ट टू फाउंड दीज चैरिटेबल? बाद में इसका नाम चेंज होकर के वही COS रख दिया गया, सिंपल। ओके।
दैट इज चैरिटी। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वहां पर डायरेक्ट यही का इसका फुल फॉर्म पूछा जाता था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ओके, अभी थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से चैरिटी करना, बेसिकली सर जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी, जो जितनी भी इस प्रकार की सीवर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, काम था कि हम ऑर्गेनाइज तरीके से एक सेटअप बना करके मदद करेंगे लोगों की, और जो पॉवर्टी है उसको कम करना, एक फिलांथ्रोपिक वर्क करना, और सोशल वर्क को मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक वे में लोगों की किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नहीं होगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन गाइड द सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज दैट। ओके, ये जो प्रिंसिपल है सोशल वर्क का, सोशल वर्कर को किस प्रकार से गाइड करता है, दैट टू रिकॉग्नाइज दैट। सी देयर द फ्यू प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे नोट्स में, जो मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं सोशल वर्क के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। The first one, that is each client is in respective of others' identity is a person with a problem, and each client has the right to individual secrets। मतलब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बचा के रखना, मतलब सीक्रेट तरीके से बताना नहीं किसी को। और each client is unique in himself herself and each client has the right to self determination। क्या आंसर होगा? द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो है, हम पर्सन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। द क्लाइंट हैज यूनिक एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ईच क्लाइंट इज ए यूनिक। हर एक पर्सन अलग होता है। इवन दो दो मतलब बोल सकते हैं जो ट्विन होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता उनके अंदर भी होती है। तो हर एक पर्सन अलग होता है, विशेषता उसकी होती है, उसका अपना स्ट्रेंथ है, उसके अपनी चैलेंजेस वीकनेसेस होती है। ओके, तो हर एक इंसान, हर एक पर्सन को एज ए क्लाइंट, जो सोशल वर्कर होगा, क्लाइंट को या जिसको बेनिफिशियरी बोल देते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं कि उनको ट्रीट करना चाहिए, हर पर्सन को एज ए यूनिक समझना चाहिए। तभी उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम होगी। ओके, उसकी जो भी स्पेसिफिक नीड है या जो प्रॉब्लम है, जो सपोर्ट उसको चाहिए, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जब हम पर्सन को यूनिक समझें, अलग समझें। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस वर एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट। ये क्वेश्चन इजी था। चांदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, एन पांडुरंग हेगड़े। ए सिंह फिफ्थ का ए, प्लस इनकर बी, सी। बाकी जो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चांदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा, दे आर रिलेटेड टू द चिपको मूवमेंट। एंड द लास्ट वन, दैट इज पांडुरंग हेगड़े, ये बेसिकली जुड़े हुए हैं अपीको मूवमेंट से। ओके, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए, जो ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चलाया गया था। ओके, तो यहाँ का नहीं है, यस सर, यस सर। कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ये भी इसी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the social worker work in diverse culture settings, which is following social work value is fundamental in developing their culture competence। आपको बताना है कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पर 4 दी गई है। ह्यूमन वर्थ एंड डिग्निटी, अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस। जब कोई सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर, अगर हम एक डाइवर्स कल्चर में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग जो है काफी, वहाँ का कल्चर काफी डाइवर्स है। ओके, तो वहाँ पर किस प्रकार की जो वैल्यू है, द सोशल वर्कर्स वुड हैव। ह्यूमन वर्थ एंड डिग्निटी, अप्रिस सी देयर सो मेनी वैल्यू जो सोशल वर्कर को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स कल्चर, देन विच पर्टिकुलर वैल्यूज, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइवर्स कल्चर सेटिंग्स, ओके, तो
So appreciating the diversity is the fundamental social work value, right? That play a very crucial role for developing the cultural competency. कल्चरल कम्पिटेंसी डेवलप करना है तो हमको इस वैल्यू को फॉलो करना होगा ना, अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। ओके, कल्चरल कम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कल्चरल कम्पिटेंसी मीन सिंपल दैट like a social worker has the ability just to understand, to respect of the diverse culture or the background of the people where the social worker they are working with. The kind of ability of the person just to understand and respect and effectively work with the individuals which they are living together with they have a very diverse culture background. That is called cultural competency. तो बी विल बी राइट आंसर। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, ये तो आई थिंक सभी ने कर दिया होगा। अरे एप्रिशिएटिंग मतलब क्या हुआ? अप्रिशिएट का मतलब होता है कि आप उसको जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह पर काम फील्ड वर्क करने जाते हैं, ठीक है, आप वहां से बिलोंग नहीं करते, आपको नहीं पता वहाँ का कल्चर किस प्रकार का है, ट्रेडिशन क्या है, फिर भी आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब आप उसको लेकर के किसी प्रकार का कुछ बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते कि सही है कि गलत है कि अच्छा है बुरा है, ठीक है ना। आप किसी नई कंट्री में जाते हैं तो आप उसको देख करके वहाँ के कल्चर को देख के एंजॉय करते हैं, राइट, उसको बोल सकते हैं अप्रिशिएट करना, ठीक है। किसी प्रकार का एक नॉन जज जो एटीट्यूड हमारा होता है, जजमेंटल एटीट्यूड, उसको डेवलप नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द कल्चर ना, तो हमको पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तो एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट दैट थिंग, वी कैन रिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्ट करना उस चीज़ को अच्छे तरीके से। ये तीनों तो रिलेटेड है सोशल वर्क से, ह्यूमन वर्थ, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस। हाँ, वो मैंने बताया कि जिसमें यहाँ पर वो बात कर रहे हैं डाइवर्स कल्चर सेटिंग्स की। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट दे आर फोकसिंग स्पेशली ऑन द डाइवर्स कल्चर सेटिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वैल्यूज इज फंडामेंटल इन डेवलपिंग द कल्चरल कम्पिटेंसी। कल्चरल कम्पिटेंसी के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वो सभी होनी चाहिए। कल्चरल कम्पिटेंसी को लेकर के उसको डेवलप करना है तो कौन सी वैल्यू सोशल वर्कर शुड हैव। तो कल्चर कम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ सोशल वर्कर टू रिस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड द कल्चर, डाइवर्स कल्चर ऑफ द पीपल। उसके लिए सबसे पहले अप्रिशिएटिंग, मतलब पहले हम अप्रिशिएट करेंगे तभी तो जान पाएंगे लोगों को, तभी तो हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तभी तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे दूसरे के कल्चर को। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द की रीजंस फॉर सोशल वर्कर टू स्टडी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। देश के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जैसे यूनिट 1 में हम लोग पढ़ते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो मूवमेंट चलाए गए हैं, क्यों पढ़ते हैं उनको, क्या रीजन? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़िए आंसर दिए। द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हम लोग इंडियन सोसाइटी का हिस्सा है तो जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना होता है, या जो रिफॉर्म से मूवमेंट चलाए गए। सो द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज ऑन द इंडियन सोसाइटी, ये भी ठीक है। दूसरा, द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज सोशल इविल्स। आप लोग आंसर देते रहिए, एक ही आंसर आया हुआ है। द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज सोशल इविल्स, मतलब हमारे समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं, सोशल इविल्स, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ओके, उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो मूवमेंट चलाए गए थे उनका फोकस था। बिल्कुल, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां, बुराइयां या सोशल जो है इविल्स बोल सकते हैं, प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं, जैसे बाल विवाह है, ओके, पर्दा प्रथा है, या बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी पहले जो हुआ करती थी, जो कि इसको हम सोशल इविल बोलते हैं, सोशल इविल प्रैक्टिस बोलते हैं। तो उस पर फोकस होता है मूवमेंट का, इसी वजह से कोई मूवमेंट चलाया जाता है ताकि जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस हैं उसको हम रोक पाए या खत्म कर पाए। These movements help us to understand the response of society behind established socio-cultural practice or challenge. ओके, तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये हमको मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा रहा उस टाइम पर, जब जिस प्रकार की सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई या जो या उस समय पर हो रही थी, तो उस समय सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा था। तो जैसे मान लीजिए बाल विवाह है या फिर सती प्रथा था, उस समय लोग उसको कैसे देखते थे। अपोज 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक जो है उसको सपोर्ट करते थे, एक उसके विरोध में थे। तो उस टाइम पर सोसाइटी के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते थे, कैसे देखते थे, क्या वो प्रैक्टिस सही थी या गलत थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, राइट। तो ये जो मूवमेंट है हमको बताते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस टाइम पर लोग कैसे समझते थे कोई भी सोशल जो भी प्रैक्टिस हुआ करती थी यानी उसको लेकर के क्या रिस्पॉन्स था सोसाइटी का।
नेक्स्ट है दीज मूवमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव जो होता है, चेंजेस होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मूवमेंट को मदद करते हैं, दीज मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी आंसर करेक्ट है इसमें। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन विच इन 1877 इन यूएसए, इन कहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के दे दिया है। मैंने बताया था क्वेश्चन वही रहते हैं, बस कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं, कहीं पर जगह पूछ लेते हैं, कहीं पर वो स्टेट पूछ लेते हैं या जगह का नाम पूछ लेते हैं। क्या आंसर होगा अभी? सर इसमें मैंने फॉलो किया था। अभी इस आंसर क्वेश्चन नंबर फॉलो के ही सही है आंसर इसमें वैसे। यहाँ पर हेलो जो आंसर आंसर की, हाँ जी बोलिए। सर, इसमें बफेलो ही सही है, आंसर की में ही बफेलो ही सही है। आंसर की में बफेलो है या फिर न्यूयॉर्क है? नहीं बफेलो सर, है सर, इसमें मेरे आंसर सर की में बफेलो। एक एक करके सर बोलिए, बफेलो होगा सर। सर सही है बफेलो सर, होगा। मुझे एक एक करके बोलिए। मैं बस सर पूछ रहा हूँ, बफेलो सही है, मैंने पढ़ा है सर। मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जी बफेलो में सर पढ़ा है आंसर सर, की में चीनी मेरी याद वाले है में सर। तो बफेलो था, 2 नंबर था। और दूसरे में? सर बफेलो ही है इसका। मेरी आंसर से जो आई उसमें तो 2 ही था। सर बुक में भी मैंने पढ़ा है, पीडी मैंने मिश्रा में बफेलो ही टिक बफेलो है। किया था। सी ओके, वो तो चलो मैं, मुझे पता है, आंसर में बता देता हूँ। सी देखो, यहाँ जो बफेलो लिखा है, न्यूयॉर्क लिखा है, तो बेसिकली ये क्या, अगर मान लो फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यूयॉर्क पर आंसर टिक करता हूँ, क्या गलत हो जाएगा? सर सर बफेलो जो है इसका न्यूयॉर्क ये में है गलत सर, नहीं वही होगा एक सर। बफेलो एक देखो, न्यूयॉर्क एक में है। एक बफेलो एक ही करके, एक एक जगह है करके जहाँ बोलिए, पे सर हुआ था। बफेलो, एक सर एक करके बफेलो जो बोलिए। है न्यूयॉर्क में, हाँ बफेलो न्यूयॉर्क में है सर। हाँ, ओके। बफेलो ये न्यूयॉर्क में है बस सर। यही मुझे सुनना था बेसिकली, इसको अंडरस्टैंड करो। देखो आंसर की में आंसर क्या है, मेरे आंसर की में फर्स्ट देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो ये इंडिया हो गया। अब मान लीजिए आप यहाँ से उड़ीसा से हैं, तो ये उड़ीसा हो गया। और उस सिटी के अंदर मान लीजिए आप कहाँ से हैं, भुवनेश्वर से हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछा और आंसर दे दिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए BBSR मान लीजिए, ये आपका भुवनेश्वर हो गया, ये हो गया उड़ीसा। ऐसा है, अगर आपसे बोला जाए कि कोई कॉलेज है कहाँ पर है, तो आप कहाँ मार्क करेंगे, उड़ीसा में मार्क करेंगे या भुवनेश्वर में मार्क करेंगे? दोनों ही सही है, गलत नहीं है ना, दोनों कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक सिटी है, ये आपका एक स्टेट मतलब राज्य है इंडिया के अंदर। इसी प्रकार से यूएसए के अंदर आपका ये जो है न्यूयॉर्क है, एक स्टेट है, उसके अंदर बफेलो एक आपका बोल सकते हैं टाउन या जो कुछ होगा, ठीक है। तो गलत कुछ नहीं है आंसर में, जो उन्होंने बफेलो दिया हुआ है, न्यूयॉर्क भी गलत नहीं है, ठीक है। तो सर जिन्होंने न्यूयॉर्क दिया उनको मार्क्स मिलेगा क्या? हाँ सर हाँ बोलिए। जैसे ये जगह जिस जगह पे हुआ है उस जगह का नाम तो नहीं पूछ रहे हैं। जैसे बफेलो में हुआ था, सिटी न्यूयॉर्क थी, तो सर लोकेशन फॉर बफेलो। सुनिए सर, जो न्यूयॉर्क में एक्चुअली जगह है ना, ये बफेलो उस जगह पे हुआ था, और इन्होंने बफेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इन 1877 इन यूएसए इन, ओके। यहाँ पर उन्होंने स्टेट का नाम नहीं पूछा, उन्होंने जगह का नाम पूछा है। मतलब कुछ पूछा नहीं, ना स्टेट का नाम पूछा ना जगह का नाम पूछा है। वो कैसा नहीं पूछा कि कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट में हुआ है, चार नाम दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तुम आप फिर भी तो सर आंसर, दोनों ही सही होने चाहिए, बी जिसने 2 रिमार्क किए हैं दोनों ही सही होंगे। बी आंसर देखो, बी इसलिए इसको मार्क किया है, इसको समझिए आप। यहाँ पर जैसे कि पहला यहाँ ये ऑप्शन दिया है दैट इज न्यूयॉर्क, तीसरा दिया है कोलंबिया, और डी दिया है शिकागो, ओके। तो उसके हिसाब से आई थिंक इन्होंने मार्क भी कर दिया, क्योंकि वो जगह का नाम है, जैसे कि मान लीजिए भुवनेश्वर बता रहे हो या कोई भी जगह, तो वो जगह का नाम लेकर के उन्होंने मार्क कर दिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका न्यूयॉर्क गलत है, ठीक है। हम लोग जो नोट्स पढ़ते हैं या जो आपने नोट्स पढ़े होंगे, उन सब में न्यूयॉर्क लिखा रहता है। ये सर तो दोनों ही सही होंगे फिर तो सर। ओके, दोनों ही कोई गलत नहीं है, वो एक्चुअली उन्होंने एक आंसर दे दिया है, तो उसको लेकर के हम लोग बोल सकते हैं कि वो पहलू करेक्ट है, लेकिन न्यूयॉर्क इज आल्सो राइट ना, इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई न्यूयॉर्क लगा रहा है तो क्या उसको भी मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलना तो क्वेश्चन कुछ, ये हाँ पूछ बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं।
देखो मार्क्स तो मिलना चाहिए दोनों, अगर उसने न्यूयॉर्क मार्क किया है, बुफेलो मार्क किया, लेकिन क्योंकि क्या है कि अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए दिए ना, तो हमको जब दो ही ऑप्शन दे दिए हैं तो आपको ये देखना होता है कि अब उस जगह का नाम क्या है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे सिंपल पूछते स्टेट का नाम तो आप न्यूयॉर्क मार्क कर सकते थे। अब उन्होंने बफेलो भी इसमें मेंशन कर दिया है, दैट मीन्स आपको यही पता होना चाहिए कि वो न्यूयॉर्क में कहाँ पर, तो आप बफेलो मार्क करेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये नाम दे दिया, दोनों नाम दे दिए। ओके, गलत अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए ये इस प्रकार से ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं होता और कोई आंसर एक ऑप्शन और दे दिया जाता है और किसी स्टेट का नाम दे दिया जाता है यूएसए की, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्क करते हैं, गलत नहीं होता। समझ रहे हैं? अब चूंकि ये बफेलो दैट इज पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क, तो आपको फिर बफेलो मार्क करना पड़ेगा। और थोड़ा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ओके, यस सर, ऐसे चार यस ऑप्शन सर। दिए हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टील प्लांट कहाँ पर है। चार स्टेट के नाम दिए गए हैं, झारखंड, उड़ीसा और चार, तो आपको पता है उड़ीसा में है। अब अगर उसमें एक साथ में और नाम दे दिया राउरकेला, तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि राउरकेला स्टील प्लांट है। तो इसी वजह से वो ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बी मार्क करना होगा। गलत ये भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस ओके। सर। तो ऑप्शन देख के कभी फिर आपको मार्क करना पड़ेगा कि कौन से करेक्ट आंसर, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपके आंसर के। बेसिकली कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा क्लोज है। जैसे कभी कभी ऐसे दो ऑप्शन होते हैं ना, बहुत क्लोज होते हैं, दोनों गलत भी नहीं होते हैं, फिर भी हमको वो चूज नहीं तो सर, करना क्लोज होता है। तो जैसे बिफेलो ही जाना जा रहा है ना, जैसे आप नोट्स में भी लिखा है, पहले बिफेलो लिखा है, उसके बाद न्यूयॉर्क करके लिखा अरे है। वो न्यूयॉर्क इसलिए पीछे लिखा है क्योंकि वो पहले सिटी का नाम होता है, तभी तो स्टेट का नाम आता है, फिर कंट्री का नाम आता है, इसलिए लिखा है। हाँ सर, वही वही उसी उसी हिसाब से मैंने बिफेलो में ठीक करेक्ट है, वो किया था, टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया क्लियर सबको। यस क्वेश्चन यस नंबर सर। नाइन, सर, क्वेश्चन नंबर यस। 9 पढ़िए, आंसर दीजिए। Informed consent as a part of NSW, National Association of Social Worker Code of Ethics specifications does not include, इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? यहाँ पर बात कर रही है इन्फॉर्म कंसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो भी क्लाइंट है या जो बेनिफिशियरी है, ओके, जब वो पार्टिसिपेट करेगा सोशल वर्कर के साथ, ओके, जब वो किसी प्रकार के इंटरवेंशन के लिए, तो सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। जैसे एक डॉक्टर डिस्क्लोज करता है अपने पेशेंट के साथ कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है, डिजीज किस प्रकार की है, क्या नेचर है उसका, कितने लंबे समय से इस प्रकार की आगे प्रॉब्लम हो सकती है, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। तो ये सभी बातें, इन्फॉर्मेशन जो है एक डॉक्टर पेशेंट को बताता है, डिस्क्लोज करता है, उसको हम इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सोशल एज ए सोशल वर्कर, आप जब क्लाइंट या जो बेनिफिशियरी होगा उसके साथ पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेट करेंगे आप, इन्वॉल्व होंगे, दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डिस्क्लोज करना होता है। अंकिता सर, हमने बोला था एग्जाम देखा क्वेश्चन अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन थोड़े वो तो ये थोड़े क्वेश्चन तो घुमा के देंगे ना, इतना इजी पेपर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्या इसका हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहे हैं। नेचर, नेचर का मतलब है कि, देखो नेचर का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसके बारे में। ओके, सो हियर द देयर इज द सोशल वर्कर एंड दिस इज द क्लाइंट। ओके, और द पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं। So here the client or the participant of beneficiary that must be fully aware or informed about the process, like what are the nature of the problems, extent, duration, कितने लंबे समय तक उसको पार्टिसिपेट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो इन्फॉर्म कंसेंट का पार्ट है इसमें से इंक्लूड नहीं है। नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, वॉलेंट्री और रिटन कंसेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, या इसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो क्लाइंट होगा या जो पर्सन होगा वो कंसेंट तो देता है ना, चाहे रिटन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे बोल करके हो, वॉलंटरी हो। तीसरा है यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये भी बताना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या उसमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को बताता है सब कुछ, क्या क्या इसका रिस्क है, राइट, क्या इसके बेनिफिट है, मतलब ठीक हो जाने पर वो सब चीज़ के बारे में जानकारी देना, बताना। नेक्स्ट इसमें नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। बताइए कौन सा आंसर होगा? आई थिंक डी ही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट रिसर्च स्टडी का ड्यूरेशन कितना ज्यादा रहेगा वो हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। और एनीवन?
which is not part of the code of ethics specifications. ओके, यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पर बताया कि पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, एक्सटेंट पता होना चाहिए, कंसेंट भी होनी चाहिए, दैट कुड बी वर्बल और रिटन, और रिस्क एंड बेनिफिट्स जो भी होते हैं पार्टिसिपेंट के वो डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, द ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी, ये इसका हिस्सा नहीं है ना, इन्फॉर्म कंसेंट के रिसर्च स्टडी का, ये आपका नहीं होगा ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। बाकी के तीनों करेक्ट। ओके, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन